नमस्कार, मैं हूं राकेश। स्मार्ट लेसन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा कि बहुत सारे पेरेंट्स का कमेंट्स आते हैं और उन कमेंट्स का हम सही से टाइम की कमी से हम जवाब नहीं दे पाते हैं। इसी बीच बहुत सारे इम्पोर्टेंट कमेंट्स है जो सिर्फ एक पेरेंट्स के नहीं, सभी को जानने की ज़रूरत है और सभी ये जानना चाहते हैं। तो ऐसे ही कुछ कमेंट्स जो इम्पोर्टेंट कमेंट्स हैं मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नया अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो ज़्यादा देर न करते आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट जो कमेंट्स ज़्यादातर पेरेंट्स की ओर से आ रहा है कि रीजनल जो ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है और उसमें कौन कौन का बेनिफिट ले सकते हैं। उसमें ये चीज़ है जो पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे का आप इंटर के भी ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपको ट्रांसफ़र करने के लिए, तो इसमें आपको केबी की ओर से ही नोटिफिकेशन दिया जाता है और उसमें आपको फॉर्म फिलअप करके देना पड़ता है। उस केस में आप ट्रांसफ़र होता है उस स्कूल से आपको नोटिफिकेशन दे के जो देते हैं उस स्कूल से आपको फिर टाइम देता है कि इस टाइम के अंदर आपको अप्लाई करना है, तो वहाँ पे फॉर्म फिलअप करके आपको अप्लाई करना पड़ता है। नेक्स्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो लोग के लिए इसका कोई नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। वो ट्रांसफरेबल अगर हो जाता है पेरेंट्स का तो फिर उस ट्रांसफरेबल की बेस में दूसरे केबी में ऑटोमेटिकली आप एडमिशन ले सकते हैं। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो 45 सीट अलॉट करते हैं और ख़ास CAPF पर्सन के लिए जो हाल ही में अब सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो लेटर है उसमें 50 स्टूडेंट तक वो वैकेंट रखते हैं। मतलब कि 40 एक सेक्शन में रहता है। अगर CAPF पर्सन अगर पोस्टिंग हो जाता है बीच में तो वो 50 स्टूडेंट की तक वो CAPF पर्सन का एडमिशन होता है। ये अच्छी चीज़ है जो CAPF पर्सन के लिए, ऑल जो CAPF पर्सन है। साथ साथ अगर आप नॉर्मल कैटेगरी से आते हैं वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ता है। अगर वैकेंसी रहता है तो आपको ट्रांसफ़र होते हैं, तो इसके लिए आपको केबी जो आपका केबी है उसके साथ कांटेक्ट रखना पड़ेगा। सेकंड जो कमेंट्स आते हैं ब्लड ग्रुप का, कुछ पेरेंट्स उसमें कमेंट्स किए हैं कि अगर मेरे बच्चों का ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या एडमिशन नहीं होगा। तो आपको स्कूल से बोलना पड़ेगा कि ऐसे तो ब्लड ग्रुप आपको मालूम ही होगा कि ये है। अगर मालूम नहीं है तो फिर आपको स्कूल से बोलना पड़ेगा कि हाँ हम इतना दिन के अंदर दे देंगे, तो इसमें एडमिशन हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आप स्कूल में बता दीजिएगा। इसके बाद जो मेन एक कमेंट्स है वो है कि लॉटरी सिस्टम एक्चुअली काम होते कैसे हैं, कौन सा कैटेगरी को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में दिया जाता है। एक्चुअली ये सिंपल सा है कि आप लोगों को सभी को पता है कि ये केंद्रीय विद्यालय जो सेंट्रल एक स्कूल है उसमें ज़्यादातर सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को ही ज़्यादा प्रावधान दिया जाता है। बाद में है कोटा के हिसाब से ST SC उन लोगों का भी है, मगर SC ST से भी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 इन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। चाहे ST में हो, चाहे सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, चाहे RT कोटा में हो, चाहे OBC नॉन क्रिमिनल कोटा में हो, तो उसमें आपको मेंशन कैटेगरी 1 का पहले प्रायोरिटी दिया जाता है। इसके बाद कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, ये एक प्रक्रिया है जो इसमें लॉटरी के हिसाब से आपको होता है। जैसे कि मान लीजिए कि RT कैटेगरी है, 10 स्टूडेंट है, उसमें फर्स्ट दिएगा कैटेगरी 1 को, सेकंड कैटेगरी 2, 3, 4, 5। सो ये नॉर्मल चीज़ है क्योंकि ये सेंट्रल स्कूल है तो ज़्यादातर सेंट्रल एम्प्लॉई इसमें ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी में रहता है। सेकंड चीज़ है, मान लीजिए कि आप किसी मैनेजमेंट के अंडर में वो केबी है। जैसे कि मैं अपने बच्चों का एडमिशन जब कराया है क्लास 1 में, उसमें हम कैटेगरी 2 में थे। एक्चुअली हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है पर हम कैटेगरी 1 में होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे जो केबी है वो NHPC लिमिटेड के अंडर में है, तो इसीलिए वो NHPC का जो स्टाफ के है बच्चे हैं वो कैटेगरी 1 में है और हम आते हैं कैटेगरी 2 में। तो इसलिए हर CAPF का जो अलग डिपार्टमेंट के भी है तो वो कैटेगरी 1 में आएगा। अगर आप मैनेजमेंट के अंडर में कोई केबी है तो ये कैटेगरी 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय आता है
कैटेगरी 1 में वो मैनेजमेंट का स्टाफ का आता है। तो ऐसे ऐसे उन लोगों का प्रायोरिटी में रहता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये प्रायोरिटी का हिसाब से लॉटरी होता है। सेम चीज़ अगर वेटिंग लिस्ट है तो वेटिंग लिस्ट कैसे कंफर्म होता है, वही सेम चीज़ है। जो कैटेगरी है, जो कोटे में है, जिसका वेटिंग लिस्ट है, उस कोटे के वैकेंसी हिसाब से वो ऑटोमेटिकली वैकेट होता है, तो उसमें वेटिंग वाला कंफर्म होता है। तो ये नहीं है कि पूरा एक बार निकल गया तो फिर एक एक करके होगा, ऐसा नहीं है। अब कैटेगरी वाइज, कोटा के वाइज उसमें कंफर्म होता है। अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए अगर सिंगल का चाइल्ड में है तो सिंगल का चाइल्ड में जो वेटिंग वाला है वो कंफर्म होगा। अगर सिंगल का चाइल्ड का वैकेंट होता है तो सेम हर कोटे में, हर कैटेगरी में सेम है ये। इसके बाद और एक हाल ही में कमेंट्स हमने देखे हैं कि रीजनल स्पोर्ट्स केवी का कब होगा। तो इसमें अभी तक कोई नोटिफिकेशन दिया नहीं है। तो ये होता है जुलाई अगस्त ऐसे बीच में ये कार्यक्रम होता है, इसी के बीच में ही शायद केबी की ओर से नोटिफिकेशन देगा। तो आप लोग उस हिसाब से आप लोग बच्चे को तैयार करिएगा। और एक है, अगर एडमिशन टाइम पर अपना बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए तो क्या होगा, उस केस में भी एडमिशन होता है। बस केबी को आपको बोलना पड़ेगा कि हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है पर बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट अभी तक बना नहीं है, तो हम बना के आपको प्रोड्यूस करेंगे। तो इस केस में भी एडमिशन होता है। तो अगर और कोई कमेंट्स है, मैं ये 3-4 कमेंट्स को मैं जो थोड़ा लगा कि इम्पोर्टेंस है, सभी को पता होना चाहिए, इसलिए मैं इस कमेंट्स को इस वीडियो में डिस्कस किया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ अगर आप लोगों को और भी कोई कमेंट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि मैं आप लोगों को इसका आंसर दे सकूं। साथ साथ अगर इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। केवी का कोई भी अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुंचेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।